देखो, पिछली क्लास में मैं तुम लोगों को बताया था कि करेंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है यदि मैग्नेटिक फील्ड में हो तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ना। तो अच्छा, पिछली क्लास में मैं वो वाला नहीं करवाया था जो सर्कल में एक सर्कुलर रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है, और यंग्स मॉडुलस बात किया था कि यंग्स मॉडुलस दिए रहेंगे तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस और ऐसे ना, तो कर लोगे हमको लगता है। मेन उसमें टेंशन ज़्यादा था ना, कंप्रेशन या टेंशन, बाकी तो फार्मूला लगाना होता है और परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आर के लिए भी निकाल सकते हो, या फिर कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न ऐसे होता है कि आर के लिए निकालें कि 2 पाई आर के लिए निकालें, दोनों से सेम आएगा, वो कैंसिल हो जाता है। भाई चेंज इसमें निकालोगे तो नीचे डेल्टा एल में एल 2 पाई आर रखोगे, आर वाले में निकालोगे तो फिर, लेकिन सेंस आपका यदि मैं कहूँ कि आर तो कुछ दिख नहीं रहा है वायर, तो ज़्यादा अच्छा है 2 पाई आर ही रख लेना, आएगा वही चेंज इन आर ही आएगा। तो मेन ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग वो निकाल पाए, टेंशन निकाल पाए या कंप्रेशन ना। तो लिखो मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, ऑब्वियसली इन मैग्नेटिक फील्ड ना, वो तो ऑब्वियस है, मैग्नेटिक टॉर्क तभी लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो इसको हम लोग 3 तरीके से समझ सकते हैं, 3 फोटो बनाकर, ऐसे कि यदि एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे करंट कैरिंग लूप है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट कैरिंग लूप है। एक तो ये हमारे लिए फोटो होगा, दूसरा फोटो होगा कि करंट कैरिंग लूप तो है पर मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है ना, और तीसरा होगा हमारे लिए फोटो होगा कि एंगल भी बना लेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट कैरिंग लूप ऐसे है। इसका डायमेंशन दिया रहेगा ना कि इसका डायमेंशन है रेक्टेंगुलर होगा, ए और बी होगा, इसमें भी ए और बी बना सकता था, मैं बना ही लेते हैं यार। ए इसका लेंथ ए रख लेते हैं और ये बी कर लेते हैं, उसी तरह का इसको भी मान लेंगे। तो हम लोग को देखना है कि फोर्स से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा ना। तो इसमें फोर्स, हम लोग तो फोर्स पढ़ ही चुके हैं, तो फोर्स किधर होगा बताओ, इस पे फोर्स किधर लगेगा? हर सेक्शन। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों की अपनी शिकायत ऐसे हो जाती है कि एक आप लोगों के लिए एडवाइस भी है कि जब कहीं पे कोई चीज़ दिया हो तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है कि ये कैसे हुआ होगा। अब ऐसे ही करना कि सर इसमें करंट आया कैसे होगा, बैटरी तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो वो सब होता होगा, हो जाएगा, बहुत करेंगे इसमें रेजिस्टिव वायर है और बैटरी भी लगा देंगे तो भी लूप तो रहेगा ना। वैसे भी लूप बनता ही है, लूप ही में ही करंट होता है ना, बैटरी में क्लोज करते हैं तभी। अच्छा ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, जब पहली बार कोई पढ़ता है ना सर्किट, तो लिखता है कि सर्किट क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है करंट बंद कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होता शुरुआत में,
है ना, सर्किट क्लोज कर रहे हैं मतलब अब करंट होगा, और ओपन कर रहे हैं मतलब अब नहीं होगा। तो बल्कि थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि मतलब हम लोग के सोच में तो ये सर क्लोज मतलब कोई चीज़ बंद कर देना, मतलब वो प्रभाव नहीं है, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो लूप क्लोज होगा तो करंट होगा, बल्कि ओपन होगा तो करंट नहीं होगा। तो करंट कैरिंग चीज़ें तो लूप में ही बनाती हैं। तो हम लोग इस पर नहीं जाएंगे कि बैटरी कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, खासकर तब जब हम आई दे ही रहे हैं। अच्छा, हम लोग सीखते भी ऐसे ही नहीं, कहते हैं कि फिलहाल आई दे के सीख लेते हैं, बाद में कोई रेजिस्टिव वायर और बैटरी दे देगा तो फिर आई भी निकाल लेंगे, कोई और कुछ और दे देगा तो तब कुछ और भी, मतलब और ज़्यादा। सो कठिन चीज़ें ऐसी ही होती हैं, आप नोटिस करेंगे। तो सीखने के नाम पे फंडामेंटली बिना किसी सोर्स या बेसिक फंडामेंटल के हम लोग सीधा उसकी बात करते हैं कि उसका सीधा प्रभाव देखें, फिर उसके पीछे जो कॉज एंड इफेक्ट होता है फिर धीरे धीरे वो पढ़ते हैं और सीखते रहते हैं कि ये चीज़ पहुंचने में ऐसे ऐसी चीज़ें आई हैं। तो यही होता है। तो फोर्स किधर लगेगा इस पे फोर्स किधर लगेगा इस पे? ऊपर। कैसे? करेंट ये है और फील्ड अंदर है ना। अच्छा, ये जो फोर्स दिखाना होता है, पढ़ा चुका हूं फिर भी याद दिला दूं, हमें अपना हाथ वायर पे रखना है, डरना नहीं करंट मार देगा, ठीक है। वायर पे रखना है और ये उस तरफ डायरेक्ट होगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ना, ऐसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऐसे ना, फोर्स ऐसे। अच्छा, फिर इसको F1 लिख लेता हूं ना। F1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जितना ये लगेगा उतना ही ये लगेगा ना, और फिर F2। सही है। तो ये देखो आमने सामने कैंसिल हो गया फोर्स, और ये आमने सामने कैंसिल हो गया। इसकी F1 की वैल्यू कितनी होगी? I L B, सही है। और F2 की वैल्यू कितनी होगी? I L B, ठीक है। तो नेट फोर्स तो हम लोग बिना किए भी बता सकते थे, मतलब बिना सब निकाले भी बोल सकते थे। हाउ मच नेट फोर्स ऑन दिस लूप, ऑन दिस, बिना देखे। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप है तो जीरो ही होगा, लेकिन प्रोवाइडेड की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये नहीं कि हम लोग पढ़े हैं वही वाला बैठा लीजिए। अब डिटेल याद रखिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप हो, क्लोज लूप हो तो उस पर जीरो होता है। और ये भी ध्यान रखें कि करंट भी क्लोज बनाना चाहिए, ये नहीं कि केवल लूप हो और ऐसे आए दोनों तरफ से जाए या फिर कभी कि उस पर जीरो है तब नहीं, मतलब करंट भी क्लोज बनाना चाहिए, केवल वायर, मतलब वायर क्लोज ना हो बस। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क कितना होगा? टॉर्क कितना होगा? ये रोटेशनल तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है? जैसे मैं कहा कि टॉर्क कितना होगा तो आपको क्या करना चाहिए? किसके अबाउट ना। टॉर्क यदि मैं पूछूं तो आपको क्या करना होगा? किस एक्सिस के अबाउट। और तो पूछिए आप किसके अबाउट। तो मैं कहूँगा कि इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके, कोई एक्सिस दे दूंगा। और सच ये है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, हर छोटे स्टेटमेंट सुनो रोटेशनल के बारे में, इंटरेस्टिंग, कहीं यूज कर लेना इसको। यदि फोर्स इनफाइनाइट फोर्सेस हो और दो फोर्स उल्टा लगे और एक लाइन पे लगे, जैसे mg ऐसे लगे, उसी के लॉन्ग बाइंड फोर्स ऊपर लगे, बराबर और उल्टा हो, एक लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो यहाँ लगे एक तो यहाँ लगे, दोनों बराबर है तो कपल बन जाएगा। फिर ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन है, तो ये कहीं और भी यूज कर लेना। तो यदि बराबर फोर्स हो ना, फोर्स बराबर हो और उल्टा हो, फोर्स बराबर हो ना, मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो और उल्टा हो, इतना सफिशिएंट नहीं है। एक लाइन के लॉन्ग हो, नेट टॉर्क जीरो होगा और किसी के अबाउट जीरो होगा। याद रहेगा?
मैं कहूँगा कि जैसे यहीं पे देख लेते हैं, कहीं और भी यूज़ कर लेना इसको, जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे फोर्स देखेंगे ना, तो यहाँ पे इधर एक लाइन ही होगा, यहाँ पे ऐसे ओवरऑल देख लें तो इधर लगाएंगे, एक लाइन के लॉन्ग है। छोटे छोटे फोर्स लेंगे तो भी एक लाइन के लॉन्ग ही होगा। और नेट टॉर्क कितना होगा जानते हो? 0। ये कहीं और भी यूज करिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी। और नोटिस करने वाला पॉइंट है कि किसी के अबाउट 0 होगा, कुछ भी कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो एक mg इधर छोड़ दूँ इसको यहाँ पे, तो mg इधर लगेगा, फोर्स इधर होगा ना ऐसे। हालांकि यहाँ पे तो mg ज़्यादा हो जाएगा इससे, तब तो वैसे भी टॉर्क होने लगेगा। लेकिन कहीं पे यदि रियली में मैं सही में, अच्छा मैं अपना इसको छोड़ दूँ और हाथ ऐसे भी कर लूँ ना, ऐसे मैं ऐसे लगा सकता हूँ कि जितना mg उतना ही फोर्स लगा दूँ। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दूँ और छोड़ दूँ, गिर जाएगा यार ऐसे, तो अरे बहुत mg बहुत ज़्यादा होता है यार। g इज वेरी हाई एक्सेलरेशन। मैक्सिमम रेसिंग कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है याद है? मैं बताया हूँ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 15-20 सेकेंड के अंदर 450 किलोमीटर पर आवर अचीव कर लेते हैं सब। उनका रेसिंग ट्रैक पर जो म्यू की वैल्यू होती है 0.45 कर पाए अभी तक। इससे कितना भी पावरफुल इंजन लगा लो तो भी आप इससे ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होता है, म्यू होता है 0.45। तो इंजन से क्या एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन को करना था, तुम्हारे इंजन से कोई मतलब थोड़ी है। तुम्हारा पहिया घिसने लगेगा, सरकने लगेगा, वो लगेगा धुआं उड़ाने, लेकिन एक्सेलरेट वो 4.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। एनीवे सो हाँ, मैं बताना भूल गया। तो ये यदि मैं मान लीजिए इसको छोड़ दूँ और कह दूँ कि जितना ये mg था उतना ही मैं भी लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? टॉर्क 0 होगा कि नहीं? तो क्यों नहीं 0 होगा? बराबर है और उल्टा है पर, हाँ एक लाइन पर नहीं। अच्छा मान लो ऐसे कर लूँ तो ये मानते हो ना कि mg के बराबर है? हाँ, mg नीचे, मेरा नॉर्मल ऊपर ना, तो टॉर्क कितना? तुम पूछे नहीं यार किसके अबाउट, तुम पूछ नहीं रहे हो। तो मैं कहूँगा टॉर्क कितना, तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा किसी के अबाउट, तो आंसर 0 है। तब भी किसी के अबाउट लेंगे, आंसर 0 है। अच्छा मान लो ऐसे कर लूँ तो ये mg है और ऐसे अपने हाथ को एक्सेलरेट करूँ ऐसे मतलब जो ऐसे था तो एक्सेलरेट करूँ, तो मेरा नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा mg से ना, और उसी लाइन पे ही होगा। तो मैं कहूँगा टॉर्क बताइए, तो इसके अबाउट 0। अब केवल इसी के अबाउट 0 है, उसके अबाउट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा वाला ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, और इसके बाद डिस्टेंस सेम है और सेंस ये है। क्लियर हुआ क्या? तो जब मैग्नीट्यूड में बराबर, दो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में उल्टा हो और एक लाइन के लॉन्ग हो, तब किसी के अबाउट 0 होता है, किसी के अबाउट 0 होता है। लेकिन अच्छा मैग्नीट्यूड में बराबर हो और उल्टा हो और एक लाइन के लॉन्ग ना हो, तो तब किसी के अबाउट 0 नहीं होता है। एक लाइन के लॉन्ग ना हो ना, तब किसी के अबाउट 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे फोर्स लग रहा है और एक ऐसे फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है किसी के अबाउट क्या, एक जगह जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहाँ कह सकते हैं, तो ये तो चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए वो बदलने लगा होगा, तो अब उस पॉइंट को छोड़ दिया जाए ना, तो एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकते हैं, नहीं कि एक पॉइंट है, सो एक पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि इस तरह की बातें कम नजर आएंगे कि एक पॉइंट कोई कहीं से लिया जाए और कहा जाए कि इसके अबाउट ना। जनरली हम रोटेशन मान लेते हैं, कपल मान लेते हैं, लेकिन सही में एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है,
एक लाइन के लॉन्ग नहीं है कहीं पे जहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो या फिर उल्टा बोल रहे थे ना, उल्टा बोल रहे थे क्या, दो फोर्स हों और दो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, उल्टा है पर एक लाइन के लॉन्ग नहीं है ना, तब तो स्टेटमेंट सही था नहीं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं होगा यार फिर तो इसका मतलब किसी के अबाउट जीरो नहीं होगा। क्लियर, वो कपल मिल ही जाएगा। वो मैं बल्कि ये बोल रहा था कि दो फोर्स हैं और क्या कोई दो फोर्स हैं, रैंडमली दो फोर्स हैं, तो क्या उनका टॉर्क जीरो होगा कि नहीं, तो क्या कहना होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक चूज कर लेंगे पॉइंट हम लोग, नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ऐसे सब बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल तो नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला, ये फिर से ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, करंट है आई। बताइए टॉर्क कितना होगा, फोर्स किधर लगेगा पहले ये बताओ। हाँ, फोर्स कितना लगा, फोर्स पहले बताओ। नाम रख दे इसको, P Q R S। अच्छा ABC क्यों नहीं लिखा, ABCD B एक तो ये होता है उसी में कॉन्साइड कर जाता ना, इसलिए एक B मान चुका था, स्मॉल ABCD क्यों नहीं लिया, वो तो लेंथ मान लिया हो, तो PQRS लिया। हाँ तो बताइए फोर्स ऑन PQ बताओ, तो पहले ऐसे ही बताओ, फोर्स ऑन PQ जीरो। वाई जीरो, करेंट B की तरफ हो, करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो और B की तरफ हो, B के अलॉन्ग हो लेंथ, तो फोर्स जीरो होगा। फिर कैसे सोच सकते हो, चार्ज ही मान लो यार, करंट का मतलब चार्ज ही फ्लो कर रहा होगा, चार्ज यदि B के अलॉन्ग हो तो जीरो ही फोर्स होगा फिर तो। सिमिलरली फोर्स ऑन RS कितना होगा, RS जीरो, पर इसके अलॉन्ग जीरो नहीं होगा, बताओ किधर होगा, करंट और B इधर ना, B समझ आना नहीं कि इसमें से B निकलता है आउटवर्ड ऐसे, तो करंट B, फोर्स इधर, तो देखो तो फोर्स कैसे दिखा रहा हूं, देखो डॉट से फोर्स दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, और इसमें फोर्स बताओ, करंट और B करंट, अंदर फोर्स, ये देखो फोर्स, क्रॉस और फोर्स, सही है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये जो फ्रेम है ये इधर जाना चाहता है, ये इधर, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, तो ये टॉर्क है और ऑब्वियसली अच्छा एक्सिस है। कोई भी अभी कहना कि टॉर्क किसके अबाउट होगा, ये फिर से अच्छी बात है, लेकिन कई बार बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा तो वो ये है, इसके अबाउट रोटेट करने जा रहा है ऐसे टॉर्क। तो टॉर्क कितना होगा बताओ, टॉर्क हाँ, टॉर्क होगा, ये देखो फोर्स इधर, यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं कहूंगा फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स अंदर लग रहा है ना, ऐसे फोर्स ऐसे, तो ये देखो फोर्स इधर लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना ये, हाँ, और ये फोर्स अंदर लग रहा है, फोर्स डिस्टेंस कितना है, तो देख लेते हैं ना, फोर्स लग रहा है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, F इंटू A/2, सही है। अच्छा ये सेंस देखो तो, यदि ये इधर लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन टॉर्क का है ना, ये तो मैकेनिक्स का हिस्सा है टॉर्क का पढ़ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर है और इसका भी अंदर ये कपल बना हुआ है, ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रहा है ना,
F इंटू ए बाई टू, दैट इज F इंटू ए। F की वैल्यू बता सकते हो? F की वैल्यू ILB, तो कितना हो जाएगा? ILB इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ये फिर? IAB इंटू बी, सही है, इज इक्वल टू, ये एरिया हो गया है I एरिया B, ऐसे टॉर्क की वैल्यू है I एरिया B। लोग इसको फिर ऐसे कहते हैं कि ये MB है, बाद में कहते हैं कि वेयर M इज IA। इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और जिसकी जो वैल्यू होती है IA। इसका मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर, इस तरह की बातें। अच्छा, ये क्यों बहुत ज़रूरी है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें लॉसेज को मिनिमाइज करने की बात होती है, टॉर्क की बात होती है। जहाँ देखिए मॉडर्न में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही करते रहते हैं, तो हर जगह पूरी केमिस्ट्री में भरा पड़ा है इस तरह की बातें। हालांकि कम अभी पढ़ते होंगे, उसका प्रभाव हायर एजुकेशन में ज़्यादा होता होगा जहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात होती होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो करंट एसोसिएट करते होंगे ना, और करंट एसोसिएट करते होंगे तो उसका अपना एरिया भी होता होगा ना। तो I इंटू ए करोगे तो हर जगह मैग्नेटिक मोमेंट की बात होती है। फिर जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे या फिर इंडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब और ज़्यादा क्लियर होगा कितना इंपॉर्टेंस है इसका। फिलहाल तो अभी बस एक क्वांटिटी के तौर पे देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ना। और फिर से वही बात कि यदि हम लोग इसको I इंटू एरिया कहे हैं, और जब हम लोग इसमें देखेंगे तो देखेंगे कि हम लोग एरिया को फिर से इसको ट्रीट करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि अब तो जो एरिया आया है उसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि एरिया आया है। तो हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करना पड़ता है, और खासकर जब हम लोग डील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो हम लोग फिर वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ B हमें दिख रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, देखेंगे साइन थीटा आ जाएगा, एरिया वेक्टर ले लेंगे, तो फिर हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर मैग्नेटिक मोमेंट को माना किधर जाए। तो फिलहाल के लिए हम लोगों के सामने है एक ऐसी क्वांटिटी जो नई निकल के आई है, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, जो क्या वैल्यू है IA है ना। तो टॉर्क की वैल्यू होती है, ये लिख लिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, और वैल्यू हम लोग इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखें तो क्या लिखें तब, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क? अच्छा हाँ, इसको मिटाने जा रहा हूं तो मैं आपको याद दिला दूं, कैसे थोड़ा याद रखोगे। करेंट कैरिंग लूप का प्लेन याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। करेंट कैरिंग लूप के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा तो टॉर्क लगेगा, परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क 0 होगा, याद रहेगा। करेंट कैरिंग लूप के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये शॉर्टकट मेथड। बाकी अच्छा, इस तरह क्यों याद रखना चाहिए पता है? फास्ट कैलकुलेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। पता चला कि हर जगह जैसे मैं बोलता हूँ कि हमको चीजें याद कम रहती थी तो मैं तो फोर्स लगा के देखता था कि इधर टॉर्क किधर क्या, तो ये कोई अच्छी चीज थोड़ी थी मेरी, मैं तो भूल जाता था इसलिए ऐसा करता था। तो यदि आप याद रख सकते हैं तो अच्छी चीज है, तो तेजी से कर लेंगे, नहीं तो फिर हर जगह देखना पड़ेगा कि ये वाला में टॉर्क लगता है कि वो वाला में टॉर्क लगता है। तो क्या याद रखना है? करेंट कैरिंग लूप, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, यदि उसी प्लेन में यदि
यदि उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, जीरो जाएगा फिर। हालांकि वहां पे तो अब मैग्नेटिक टॉर्क नहीं है तो एवरेज करंट के एसोसिएट करते हैं, तब बात करते हैं। देखते ये पॉइंट है जो याद रखेगा। तो इसका मतलब अगला वाला से हम लोग और ज्यादा आइडिया लगेगा। अगला वाला देखो तो ये वाला पहले बना ही लेते हैं। तब ये फिर से करंट आई है, वैसे ही ये लेंथ ए है और ये बी है। ये देखो तो जो इसका एरिया है ना वो ऐसे है, नहीं एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। इनके बीच का एंगल आप देखेंगे तो बल्कि यहां से आपको दिखेगा। यदि मैं कहूं कि इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ये जो करंट कैरिंग वायर है इस पे इन सब पे, तो आप देखेंगे इस पे तो लग रहा होगा। अच्छा इस पे लगेगा कि नहीं इस बार? उस पे तो लगा ही नहीं था ना इसमें। इंटरेस्ट अच्छा ये भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसे देखो ना, आईटी में बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी तरह के आते हैं, कॉम्बिनेशन वाला। इन पे चारों पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? चारों सेक्शन पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? चारों सेक्शन पे फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 है और टॉर्क 0 है। इसमें 2 पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, 2 पे लग रहा है और टॉर्क है। और यहां पे देखो तो यहां पे भी चारों पे लग रहा है, लेकिन 2 के कारण टॉर्क 0 है। पता है किसके किसके कारण टॉर्क 0 है? इसका टॉर्क किधर है मालूम है? नीचे फोर्स होगा और इसका फोर्स ऊपर फोर्स होगा। सही है, इंटरेस्टिंग है। यहां पे चारों पे फोर्स लग रहा था और टॉर्क 0 था। यहां पे चारों पे फोर्स लग रहा है पर 2 के कारण टॉर्क 0 है, पर 2 के कारण आएगा। इस पे 2 पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा था। तो ये सब बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। केवल ये फॉर्म रट लेने से नहीं, एडवांस वाले ऐसी कुल ड्रामा करते हैं, मैच द कॉलम कर देंगे, उसी में सेक्शन पे बात कर लेंगे, टॉर्क फोर्स कुल नेट पूछ लेंगे, और ये सब बातें आ चुकी हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा यार यहाँ पे? टॉर्क होगा कितना यहाँ पर? ये देखो तो जिस तरीके से फोर्स लग रहा है करंट वाला, आप देखेंगे ना तो अभी भी नीचे करंट है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अभी भी फोर्स तो ऐसे ही बाहर ही है, फोर्स बाहर ही है। और अभी भी यहाँ पे फोर्स अंदर ही है, करके देख सकते हैं। देखिए करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स बाहर है। ठीक है, फोर्स बाहर है और यहाँ पे करंट ऐसे है, ऐसे तो अंदर है ऐसे। जरा देखो तो हम करें, जब इधर है तो आपको नहीं लगता है कि ये a/2 है? ये a/2 है, तो आपको तो फोर्स के नाम पे डिस्टेंस ये वाला लेना होगा ना, ये वाला डिस्टेंस लेना होगा ना, ऐसे। तो यदि हम लोग देखेंगे ना कि इसके साथ में हम लोग देखना होगा कि प्लेन से कितना एंगल बन रहा है, प्लेन से या फिर नॉर्मल से, दोनों से ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम थीटा दिए के कैसे हैं। तो यदि हम लोग इसका टॉप व्यू बनाएं, टॉप व्यू तो ऐसे बल्कि बनाना होगा। इसको मिटा देता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। कई बार हम लोग को इस बात की दिक्कत होती है कि हम लोग नहीं समझ में कौन सा एंगल कहाँ पे कैसे लेंगे, तो बल्कि अच्छा होगा कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, टॉप व्यू ऐसे। तो यहां पे ऐसे यहां पे हम लोग फोर्स दिखा रहे थे कि फोर्स किधर लग रहा था? टॉप व्यू पे
यदि हम लोग इसको मान लें, ऐसे ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि क्या कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखना चाहिए ना। ठीक है, हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे इधर लग रहा था, और यहाँ पे ऐसे लग रहा था ना इधर की तरफ, जो हम लोग बात कर रहे थे ऊपर से देखते थे। तो ये B है और ये A/2 है और ये भी A/2 है, तो हम लोग को ये डिस्टेंस लेना था ना। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर है कि इसको एरिया हम लोग का इधर है, एरिया वेक्टर, तो क्या प्लेन का B से एंगल दिया है कि एरिया का B से एंगल दिया है ना। तो ये हम ये मान लेते हैं ना, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा, तो ये 90 मास थीटा, तो ये थीटा सही है। यदि हम लोग ऐसे टॉप व्यू देखें, ऐसे ऊपर से देखें ऐसे, जिसको ये वायर था, तो लूप तो दिखेगा नहीं। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस लेना था हम लोग को, तो ये कितना होगा, A/2 साइन थीटा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि प्लेन के साथ एंगल दे दिया ना, वो कह दिया कि ऐसा है प्लेन, लूप का प्लेन B के साथ थीटा एंगल बना है। मैं क्यों इतना ज्यादा थोड़ा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आप रटे रहेंगे गलत हो जाएगा, उसमें cos थीटा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। यदि वो कह देगा कि एरिया वेक्टर और B के बीच में एंगल थीटा है, तब तो फार्मूला लगा दोगे। लेकिन जब फोटो कुछ बना देगा, चाहे स्टेटमेंट ये दे देगा कि लूप के प्लेन और B के बीच का एंगल थीटा है, अब तुम लगाओगे फार्मूला, कहोगे तो बहुत आसान सा है, फार्मूला सीधा आंसर आ गया था, MB साइन थीटा, MB cos थीटा आंसर है इसका। तो ये बहुत जरूरी है जानना, इस तरह की बातें और जगह भी आती हैं, ध्यान रखिएगा। और वैल्यू, यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, जो यहाँ पे बात करना था, वेक्टर फॉर्म लिखने वाला हूं मैं अभी, तो एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, एरिया वेक्टर को प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है ना। जैसे ये यदि ये एरिया है मेरे हाथ का ये, तो प्लेन का 2 एरिया वेक्टर होता है। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, जो एरिया होता है, जो जानते हो, पढ़ते आ रहे हो छोटे क्लास से, लोअर क्लास से। लेकिन एरिया वेक्टर, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्मल होता है ना। तो प्लेन के 2 डायरेक्शन होते हैं एरिया वेक्टर के, इधर इधर, लेकिन दोनों में से कोई एक लेना होता है। और जब ऐसे रहता है तो कर्व होता है, तब आउटवर्ड वाला लेना होता है ना। और वैसे भी सच तो ये है कि कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया के साथ में वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं है, वो छोटे छोटे प्लेन की तरह होता है, उसको लेना होता है। आप ये कह सकते हैं कि सारे एरिया वेक्टर को जोड़िए, कोई कहेगा कि सारे एरिया वेक्टर को जोड़िए, तो इसका हर एक एरिया वेक्टर का छोटा छोटा जो कर्वेचर है ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे ना, ऐसे। कितने एरिया वेक्टर होंगे इसके, इनफाइनाइट। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। पता है कैसे आता है, ये जो प्लेन आता है ना, ये इसी का प्रोजेक्शन आता है, इसके परपेंडिकुलर आता है और इधर आता है। तो कर्व होगा तो कितने डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन, छोटे छोटे, और वो भी किधर की तरफ, आउटवर्ड वाला। कौन सा वाला, अब प्लेन हुआ तो आपको जो सहूलियत है मान लीजिएगा, इधर जरूरत है तो इधर मान लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं कहूँगा फ्लक्स बताओ, तो एरिया इधर मान लेना। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, कहूँगा फ्लक्स एरिया इधर मान लेना। अच्छा, मैं ऐसे कर दूंगा तो तब इधर उधर नहीं मान सकते आप, तब कौन सा मानना होगा, तब इधर वाला ही मानना होगा। और साथ में याद रखना, यदि मैं कहूँगा कि एरिया वेक्टर लिखो, तो आपको कहना होगा कि नहीं लिखा जा सकता, इसका आंसर है नहीं लिख सकते। हाँ, ये कोई कहेगा कि एरिया वेक्टर को जोड़ो, तो मैं कहूँगा कट हो एरिया वेक्टर है इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट वेक्टर जोड़ा जाता है ना। अच्छा, इनफाइनाइट वेक्टर को यदि जोड़ोगे तो कितना मिलता होगा,
इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, उनको जोड़ना है। हाँ? कुछ भी, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला इनफाइनाइट वेक्टर को जोड़ते हैं ना, तो ये प्रोजेक्शन आता है। ये प्रोजेक्शन है तो फिर से प्लेन का के मत करना कि सर पढ़ाए हैं, इधर ले लो चाहे उधर ले लो। ये वाला जो प्रोजेक्शन आएगा वो इधर ही मानना है, इस बार याद रखना इसका। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया के बारे में, जो हो सकता है आप ध्यान न दिए हो तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि कोई इस एरिया, जैसे मान लियो हेमिस्फेयर है, मैं कहूँगा हेमिस्फेयर का एरिया तो कहेंगे 4πr² तो पूरा होता है, तो ये तो आधा ही है, तो कह दिए 2πr²। अब मैं कहूँ एरिया वेक्टर, कह दिए इधर है 2πr² इधर। गलत है कि नहीं है? क्यों गलत है? अरे यार, हर का डायरेक्शन अलग अलग है, कैसे जोड़ दिए तुम? ऐसे रहता तब अच्छा। ऐसे क्यों ऐसे फटाक से बता देते हैं? क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम होता है। सबका डायरेक्शन सेम होता है तो मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में डायरेक्शन से। तो जब डायरेक्शन वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं मालूम है? स्केलर की तरह। कैसे जुड़ते हैं? अलग अलग डायरेक्शन होता है तो तब वेक्टर की तरह जोड़ना होगा। तो ये ध्यान रखना। ये तो मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन बता रहा था। तो चलिए फिर यहाँ पे आ जाइए। तो टॉर्क कितना लग रहा है बताओ? टॉर्क इस बार आएगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स की वही F इंटू कितना A sin थीटा, फिर F की वैल्यू आएगी ILB A sin थीटा, फिर आएगा IAB B sin थीटा, फिर आएगा I इंटू एरिया B sin थीटा, फिर आएगा MB sin थीटा। और थीटा लिख लो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ये लिखना बहुत जरूरी है। थीटा कोई भी नहीं, ए ने कि प्लेन और बी के बीच में दे दिया है, रटे हुए हैं, M क्रॉस B होता है। और वेक्टर फॉर्म देखो जरा, तो इसका वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म है, साफ दिख रहा है वहीं से कि वेक्टर फॉर्म है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B है। M क्रॉस B है। थीटा को लिख लेना ऐसे, थीटा लिख लो, एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर। अच्छा, आप लोग ये नहीं बता रहे हैं B क्रॉस M क्यों नहीं, M क्रॉस B क्यों? अच्छा, ये बताओ कि M क्रॉस B या B क्रॉस M लिखते हैं तो ये सब आता है कि ये सब होता है तो लिखते हैं? ये होता है तो ये लिखते हैं, तो होता है तो देख लेते हैं कैसे होता है ना, ध्यान से देखना, तो इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में ये याद करो, यहीं से पिछला वाला तो ज़्यादा फोटो अच्छा था, जो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप के प्लेन में था तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। फिर भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऐसे घूमने वाला दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ऐसे घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला। टॉर्क किधर आना चाहिए? नीचे। आपको फिर अपने बारे में बताता हूँ कि डाइपोल मोमेंट वाला जो टॉर्क होता है ना, P क्रॉस E, उसमें मैं भूल जाता था। कई तो सीधे एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हुए हैं कि टॉर्क ऑन डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज P क्रॉस E, E क्रॉस P, P डॉट E, E डॉट P ना, ऐसे। तो P डॉट E, E डॉट P तो दोनों सेम ही है। और P क्रॉस E और E क्रॉस P आदमी को याद तो रहता है कि क्रॉस है, अब हमको याद ही नहीं रहता था कि दोनों में है कौन सा। तो मैं सही में डाइपोल बना के, और ये रटा हुआ था कि क्या अपना सेंस बनाया हुआ था कि -2 प्लस होता है ऐसे। तो ऐसे P बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, P से ऐसे क्रॉस करके ऐसे देखता था, फिर सेंस देखता था कि कैसे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे भी वही बात है। यदि आप भूल गए, हमको खुद नहीं, अभी मैं सोचा था तभी मैं लिखा भी था वैसे। और कैसे सोचा था बताएं आपको? ऐसे सोचा था, आप लोग याद रख सकते हैं। जो
एनर्जी इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसके साथ में कि आप सरप्राइज करेंगे। जब हम लोग सब पढ़ लेंगे तो फिर मैं एक बार कंपैरिजन करवाऊंगा ताकि आप चीज़ें याद रखने में सहूलियत हो। वहाँ P क्रॉस E है ना, तो वो वाला मैं याद करके और लिख रहा था कि यहाँ पे M क्रॉस B है ऐसे। फिर से देखो तो यह जरा, ये देखो, पहले तो ये भी जान लो जो ये लिखे हैं उसके बारे में जान लो, M के बारे में। पहले M के ये इसको M को लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नीट्यूड कितना होता है IA। यदि सही में वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो तब कैसे लिखेंगे IA n वेक्टर। वाई दिस n वेक्टर? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ठीक है, IA है, n स्टैंड्स फॉर व्हाट? नहीं, नाम लेटर n की यूज किए। अच्छा, एक बार मैं जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ शुरुआत में, तो बच्चों को बोलता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी में हो कि इंग्लिश में हो, लेकिन जो सेंस है, जो लॉज है, वो नेचर लैंग्वेज देख के तो नहीं एक्ट करती है, जो नेचर में फोर्सेस हैं। लेकिन जो हम लोग अपने से बनाए हुए जो सिंबल्स है वो इंग्लिश वाला है नहीं। जैसे आप भले ही आप हिंदी में वेग पढ़ लीजिए, द्रव्यमान पढ़ लीजिए, मास, लेकिन एम से ही एम रखा हुआ है ना। तो वैसे ये आप लंबवत कह लीजिए भले ही, लेकिन एन नॉर्मल से है। एन क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। एन इज द डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो लूप के प्लेन के कितने परपेंडिकुलर? 2। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई लूप है, एक ही प्लेन में हो तो प्लेन एक ही होगा। तो प्लेन के कितने परपेंडिकुलर? 2। तो दोनों में से कोई भी कहीं और कर लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेना, कहीं फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं, कर लेना, वो EMI में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। यहां नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि डिफाइन किया गया है राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर 4 फिंगर्स अलोंग करेंट, देन थंब इज डायरेक्टेड अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया से मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आया है, मैग्नेटिक मोमेंट से एरिया की बात हो रही है। उल्टा देखे होगे तुम लोग, जब मैग्नेटिक मोमेंट बाद में हम लोग कहे कि ये है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले हम लोग डिफाइन किए थे ऐसे, कहे थे कि आप ठीक लिख लेते हैं, है ना। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि सर एरिया से मैग्नेटिक मोमेंट आया था, हम देखे थे। एक्सप्रेशन में देखो ना, पहले एरिया लिखा होगा, कहीं वहां से आया है, तो वो तो हमने भले ही लिख दिए होंगे। लेकिन आखिर बात मैग्नेटिक मोमेंट की जब करनी पड़ी, तो क्रॉस जब लिखे थे यहाँ पे ऐसे, चाहे एसेंस ले रहे थे, तो उस समय सही में हमें करंट वाला देखना था कि टॉर्क लग कैसे रहा है ना। उसमें एरिया वाला तो देखना पड़ेगा कि एरिया तो करे दोनों तरफ होगा। तो कैसे करेंगे तब? राइट हैंड थंब रूल ना, ऐसे। तो यदि लूप ऐसे हुआ, करंट ऐसे हुआ, सॉरी, करंट ऐसे हुआ, तो इसको ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, प्लेन इसके परपेंडिकुलर इधर या इधर, लेकिन दोनों में से कोई नहीं, ये तो कहीं और यूज करना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे किससे डिफाइन होगा? करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट से। ऐसे करोगे तो इधर, यदि करंट ऐसे हुआ ना तो ऐसे करना, इसको घुमाना ऐसे, तो इधर मैग्नेटिक मोमेंट माना जाएगा, राइट। और एक और चीज ध्यान रखना, जल्दी में गड़बड़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ना, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट ऐसे माना जाएगा, ऐसे। तो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन गलत करवा देता होगा? आपको नहीं लग रहा है? आधा तो डायरेक्शन से ही गलतियां होती हैं। अच्छा है, समझ नहीं आता है, जिनको अंडरस्टैंडिंग 3D वाला नहीं आ पाता, तो वही दिक्कत हो जाती है। तो ये है, ये एन कोई भी नॉर्मल नहीं है, ये करंट से डिफाइन होगा, और वैल्यू M क्रॉस B है।
अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात यदि मैं इसको GIF में दिखाऊं आपको, पता नहीं इसको उसमें कैसे कैमरे में कैसे आ रहा है यार। जब इस तरह का, फिर से मैं ये फोटो इसलिए लेके आया हूं, कहीं पे कोई डिवाइस दिखाए, कोई कहे कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना स्ट्रांग है, ये इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो अच्छा आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो क्लोज लूप है नहीं ना। तो क्लोज लूप हम लोग तभी मान लेते हैं जब यहाँ पे थोड़ा गैप हो, पर लूप तो बना ही रहेगा, क्योंकि बिना लूप के तो करंट नहीं हो सकता। यहाँ पे बैटरी है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे शूज बोलते हैं कि जिसको कनेक्ट करके ऐसे डिस्कनेक्ट होता है बीच बीच में। तो ये जो वायर है, जो लूप दिखा रहा था, वही वाला है ये। आप ये कह सकते हैं कि सर ये कंप्लीट लूप तो है नहीं, है थोड़ा सा गैप दे के पीछे यहाँ पे करंट फ्लो का सोर्स है। तो इस तरह का EMI में और ज़्यादा, AC में और ज़्यादा देखने को मिला है, कैसे डायनामो से प्रोड्यूस होता है AC मैकेनिकल, जो हम लोग जनरेटर लगा के यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इसी तरह का मैग्नेट भी होता है। तो इस पे ये कौन रोटेट करवा रहा है? टॉर्क, जो अभी पढ़े थे। कब ये इस पे टॉर्क कब लग रहा होगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा? ये टॉर्क कब लग रहा होगा? सबसे ज्यादा टॉर्क कब लग रहा होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के इसका लूप का जो प्लेन है, प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो सबसे ज्यादा टॉर्क लग रहा होगा ना। थोड़ा एंगल बनेगा तो कम होगा, और जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो 0 होगा। आज ही तो पढ़े थे। तो वो इसीलिए मैं आपको सोचा था कि ये दिखा भी दूंगा। यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। जो वही वाला देखो यहाँ पे कनेक्ट, ये जानते हो जब कनेक्ट हो रहा है ना, ये भी नोटिस करने वाला पॉइंट है। बैटरी है, जैसे ही कनेक्ट हो रहा है वैसे ही करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो टॉर्क लग रहा है। अच्छा ये नोटिस करो तो, जरा नोटिस करने वाला पॉइंट है। जब ये पैरेलल टू द फील्ड है, प्लेन पैरेलल टू द फील्ड है, तभी करंट फ्लो हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये मतलब एक इम्पल्स टाइप का लग रहा है नहीं कि इम्पल्स है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद अपने ओमेगा से घूम के फिर दूसरा वाला एंड आ रहा है उसका। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू वही है। तो प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है करंट का लूप का, तो टॉर्क लगता है। या फिर यूं कह ले कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तब लगता है। अभी मैं आपको दिखा रहा था वो ये है, यदि करंट I है तो हम लोग ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, और यदि करंट ऐसे रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे होगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। यहां पे देखो, यदि B इधर है, फर्क ये नहीं पड़ता कि B इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही है। अब ये सब मत करने लगना कि B से मैग्नेटिक मोमेंट आना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टॉर्क की जब बात होगी इस लूप पर, तो हम लोग वही लगाएंगे M क्रॉस B। यहाँ पे M की जगह म्यू लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी इधर है और B इधर है, तो उनके बीच का एंगल थीटा है। मैं कहूँगा बताओ इस लूप पर कितना टॉर्क लग रहा है। तो अब ये मत देखने लगा कि अच्छा फोर्स तो इसमें करंट यहाँ पे, तो फोर्स करंट तो इधर लग रहा होगा, करंट ऐसे नहीं। जरूरत है भाई, क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या देखना है मालूम है? तुम्हें ये देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जिसे IA कहेंगे। उसका डायरेक्शन किधर है बता चुका हूं मैं। B जितना है, अब उसको लेकर और बताइए कितना वैल्यू है। क्लियर हुआ क्या? ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिधर मैग्नेटिक मोमेंट है उधर ही B है। जल्दी से बताओ टॉर्क कितना है इस पे? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि M क्रॉस B, MB साइन थीटा ना, तो M और B के बीच में कितना एंगल? तो 0। एक तो ये है। दूसरा एक और पॉइंट है जो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं।
मैं कहा था कि लूप के परपेंडिकुलर फील्ड हो तो टॉर्क नहीं होता है, वो तो शुरू में ही पढ़े थे हम लोग, तो वही वाला है अभी भी। हाँ अच्छा, कुछ और भी बात कर सकते हैं ना, ऐसे 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 बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कहें कि फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, उसमें टेंशन है कि कंप्रेशन है, कितना परसेंटेज चेंज है, यंग्स मॉडुलस है तो कितना बढ़ गया, यही सब पूछेंगे, सब निकाल सकते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ तो जरा देखता हूँ बता पाते हो, यही वाला देख के ऐसे ही बताओ। ये बताओ, ये इसमें टेंशन है कि कंप्रेशन है, ये लूप फैलना चाहता है कि कंप्रेस होना चाहता है कि, पहले तो ये बताओ कि फोर्स कितना लग रहा है, ये बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है इस लूप पर, एक करंट कैरिंग वायर है जीरो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, ये मान के। टॉर्क कितना है जीरो। ये फैलना चाहता है, एक्सपैंड होना चाहता है कि कंप्रेस होना चाहता है? एक्सपैंड होगा तो टेंशन होगा, कंप्रेस ऐसे कम होना चाहेगा तो कंप्रेशन होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ऐसे फैलता है तो खींचे रहते हैं सब, और ऐसे ऐसे रहता है तो दबाए रहते हैं ऐसे ऐसे ना, ये देखो ये दूसरे को पुश किए रहते हैं ऐसे। जब ऐसे कोई पुश करता है तो उसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और कोई ऐसे खुलता है तो खींचे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? खींचू तो इसे क्या बोलेंगे? और टेंशन डेवलप हुआ है, और इसको ऐसे दबाऊं तो क्या होगा? मतलब इस सेक्शन पर कैसा फोर्स होगा वो बता देता हूं ना। इस सेक्शन पर, यहां पर जब ऐसे करोगे ना ऐसे, तो इस सेक्शन पर इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को खींचा हुआ है, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को यहां पर खींचा हुआ है, और इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को खींचा हुआ है। और यदि मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मालूम है? ऐसे अभी भी नेट जीरो ही रहेगा, मेरे फोर्स को बैलेंस करना होगा यहाँ पर किसी भी सेक्शन पर। तो इधर वाले पार्ट पर इधर वाला पार्ट पुश किया हुआ है। प्रूव कर सकते हैं? नहीं, कैसे प्रूव करोगे? इतना सेक्शन ले लेना, प्रूव हो जाएगा इतना पार्ट इतना। एनीवे, सो ये समझ में आया लोगों? फिर हम लोग यहाँ पे लौट के आ गए, और मैं बात कर रहा हूं कि बहुत कुछ पूछा जा सकता है करंट का लूप मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए। सोचिए कितनी पॉसिबिलिटी है पूछने की। केवल उतना ही ILB और टाउ बराबर M क्रॉस B नहीं होता। तो मैग्नेटिक मोमेंट की हम लोग वैल्यू समझ गए, और करंट कैसे, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे ये समझ गए। तो अब हम लोग के पास जो बच गया वो है क्वेश्चंस ना। एक स्टेटमेंट आपको देता हूं जो किताबों में सब दिए नहीं है और बहुत पॉपुलर है, 2-3 बार आ चुका है, वो आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हुए, चाहे कोई डिस्क रिवॉल्व कर रहा है, चाहे कोई रेक्टेंगुलर प्लेट रिवॉल्व कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं और आपको मिलेगा। और बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसका पूरे मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, मतलब वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड लेंगे। इस पे 2-3 बार IT में एग्जाम मतलब आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, बाकी सारे एग्जाम में तो आया ही हुआ है। उसका रेशियो फिक्स होता है, लेकिन सब ध्यान नहीं दिए कि फिक्स होता है, वो पार्टिकल की तरफ फिक्स कर देते हैं, फिर बताते नहीं है कि यदि मास जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूट हो तो तब हमेशा सेम हो जाएगा, बल्कि बल्क बॉडी में भी। तो एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए तो कर देते हैं, सब बता देते हैं, फिर अब ये किताबों में देखेंगे नहीं। तो उससे पहले हम लोग, उससे पहले कि आप रियलाइज कर पाए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन करने के बाद ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। सो कैलकुलेशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा ये पहले बताओ कि पहले तो एक और कहीं पे, चाहे इसी में तुम्हारा मन करता है तो इसी में कर सकते हो। ये पहले बताओ कि मान लो ऐसे है अजीब सा वायर ना, इसमें करंट ऐसे है और एरिया इसका A है
और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इसमें बल्कि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बी है। नेट फोर्स तो जीरो होगा इस पे, है ना। ये बताओ मैग्नेटिक इस पे टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगेगा? अरे अभी तो बताया था यार, मतलब इसका जो लूप का प्लेन है इसी मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, एरिया परपेंडिकुलर इधर है एरिया। हाँ लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जानते हो कितना लगेगा? आई ए बी लगेगा, एम बी लगेगा। एम बी साइन 90 ना, एम क्रॉस बी, और ये वैल्यू है। क्वेश्चन मेरा ये है, जो थोड़ा कम बच्चे सेंस कर पाते हैं और इसको कम ध्यान देते हैं, किताबों में क्वेश्चन भी कम इसे ये भी होता कि रोटेट तो करेगा, पिछले वाले में तो थोड़ा क्लियर हो गया था किसके अबाउट करेगा, ये किसके अबाउट करेगा? किसके अबाउट करेगा? मान लीजिए थोड़ा हल्का सा मोटा वायर है ऐसे, करंट तो वही सेम ही माना जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अलग से थोड़ा और मोटा सा वायर है, अजीब सा नॉन यूनिफॉर्म का ऐसे, तो अभी भी करंट करिंग लूप तो है ही, टॉर्क तो लगेगा ही, रोटेट कैसे करेगा ये? हाँ तो हमेशा आप इसको कर सकते हैं। पहले तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के, और कहां से पास करेगा मालूम है? सेंटर ऑफ मास से, और वहां उसके अबाउट, जैसे मान लीजिए इन सब का मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के, छोटे छोटे मास होंगे इसके, तो इसका अपना कोई सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि इधर ज्यादा ये सब है, मास ज्यादा है इधर वायर का, तो मान लीजिए ये है ना, ये सेंटर ऑफ मास है ऐसे, ठीक है। तो ये रहा लाइन, और इसके बाद इसके अबाउट रोटेट करने जा रहा है ये ओमेगा, टॉर्क घूमने जा रहा है ये अल्फा है। क्या हुआ? यही अल्फा ओमेगा ऐसे होने जा रहा है टॉर्क। तो अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस पास करेगा उसी के अबाउट होगा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? हाँ तुम्हारे मानने से तो होता नहीं है, सेंटर ऑफ मास रियली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, तो व्हाई यू आर कंसीडरिंग लाइक दिस? नेट फोर्स जीरो है, तो ये सही है, ये इंटरेस्टिंग है, कहीं और भी इसको यूज कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि फोर्स जीरो है, देखो कैसे F बराबर एम ए और टाउ बराबर आई अल्फा मिक्स करना होता है। पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि F नेट बराबर एम ए हर जगह होल्ड करता है, और टाउ बराबर आई अल्फा हर जगह होल्ड करता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि रिजिडिटी उसकी खत्म नहीं हो रही है। टाउ बराबर आई अल्फा ए बराबर ए में कहाँ होल्ड नहीं करता मालूम है? जहाँ पे रिजिडिटी वायलेट कर जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने लगता है, तो टाउ बराबर आई अल्फा की जगह हम लोग थोड़ा और डी एल बाई डी टी करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना ऐसे। और दूसरा, क्योंकि वहाँ पे अल्फा नहीं, किसी और के कारण भी चीज हो सकते हैं, किसी और के बदलाव से कुछ और भी हो रहा होगा ना, बदला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदल रहा है ना। ठीक वैसे ही F बराबर ए में जब हम लोग ऑलवेज बोलते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मास बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आगे कूद जरा क्या इस पे, तो मैं ये कह रहा था कि
हम जब कहते हैं ना कि F बराबर A में होल्ड करता है हर जगह, तो उसका सेंस क्या होता है? मास कांस्टेंट है, तो ठीक है, हर जगह होल्ड करता है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि क्या सही में ये सेंटेंस कंप्लीटली एब्सोल्युटली राइट है, तो एब्सोल्युटली तो नहीं है ये, है ना। कौन सा एब्सोल्युटली राइट है? F बराबर एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी। याद आ रहा है आप लोगों को? है? क्योंकि F एक्सटर्नल F नेट बराबर एम ए नहीं है, डी पी बाई डी टी होता है ना। उसका स्पेशल केस है जिसमें मास नहीं बदलता। ठीक वैसे ही टाउ बराबर आई अल्फा में भी है, टाउ बराबर आई अल्फा में भी है। हम लोग मान के चलते हैं कि आई बदल नहीं रहा है, तब हम लोग कहते हैं ठीक है, हर जगह लगता है। यदि कहीं पे दिक्कत हो जाएगा नहीं, तो फिर हम लोग को फिर ये करना होगा कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। एल की जगह क्या लिखना होगा? आई ओमेगा। फिर आपको क्या लिखना होगा? कहना होगा कि आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी, ऐसे ना। तो लेकिन हम लोग तो बस यही कहते हैं कि क्योंकि आई बदल नहीं रहा है, तो यही आई अल्फा लिख के कहते हैं कि ठीक है, हर जगह लगता है, लगाते भी हैं हम लोग। लेकिन एक नॉलेज के तौर पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये नहीं रियली में ऐसे। तेरी वे चलिए यहाँ पे आते हैं। और यदि हम लोग ऐसा सोच पा रहे हैं, रिजिडिटी नहीं बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है, तो फिर वो जो बोल रहा था ना कि F बराबर ए, अच्छा जो हम लोग कहते हैं F बराबर एम ए, तो F बराबर एम ए कब बोलते हैं? F बराबर ए कहते हैं कि हर जगह लगता है, तो F बराबर एम ए कब बोलते हैं मालूम है? F बराबर एम ए तब बोलते हैं जब या तो बॉडी के सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो, तब भी ठीक है, तब तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाले का, या फिर पॉइंट मास हो, है ना। और यदि सबका एक्सेलरेशन सेम है तो पॉइंट मास मान भी सकते हैं आप। तो चलिए इस केस में तो हो गया। लेकिन यदि पता चला कि तुम फोर्स लगा रहे हो, कोई बहुत सारा सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है, अब कह रहे हो कि ए बराबर है एफ नेट बराबर एम ए है, अब क्या लिखोगे? तो सबका अलग अलग है, तो तब सेंटर ऑफ मास का है ये, और सही है और हर जगह है। मतलब एफ नेट बराबर एम ए सी एम याद रखना ज्यादा जरूरी है। बल्कि आगे से क्या रोटेशनल पढ़ने के बाद लोगों को दिमाग में यही रहना चाहिए कि एफ नेट बराबर एम ए सी एम होता है, वही ए सी एम की बात नहीं होती जब पॉइंट मास मानते हैं, या फिर रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होता है तो ए सी एम के बराबर होता है, तब भी नहीं करते हैं, कहते हैं तब भी ठीक है। लेकिन जब अलग अलग होगा ना, तब तो ए सी एम वाला ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए। आप कह रहे थे एफ नेट 0 है, आप कह रहे एफ नेट 0 है, वो तो पहले से जान रहे थे हम लोग। तो एफ नेट 0 है तो एम ए सी एम 0 होना चाहिए, और एम ए सी एम 0 है तो ए सी एम 0 है। ए सी एम यदि और किसी और के अबाउट घुमा दिए, इसके अबाउट घुमा दिए कोई सेंटर लाइन, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आ जाएगा, क्योंकि सेंटर मास लगेगा घूमने। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि कोई और एक्सिस ले लोगे तो ऐसे घुमाओगे तो सेंटर ऑफ मास चल देगा, और कर्व पाथ बनाएगा सेंटर ऑफ मास। तो कर्व पाथ पे तो कांस्टेंट स्पीड होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा उसका। कर्व पाथ पे कोई भी पॉइंट हो, एक्सेलरेशन तो होना ही है, चाहे कांस्टेंट स्पीड हो चाहे वेरिएबल हो। कर्व पाथ का मतलब ही तो है एक्सेलरेशन। कम से कम कौन सा तो 0 कर ही नहीं सकते आप, सेंट्रीपिटल वाला। बहुत करोगे टेंजेंशियल 0 कर लोगे, और क्या करोगे कौन से? हालांकि यदि वेरिएबल स्पीड होगा तो वो भी 0 नहीं होगा। तो चलिए, तो वही है। तो सेंटर ऑफ मास मजबूरी में मानना पड़ेगा आपको, सेंटर ऑफ मास से ही। तो ये किताबों में कम डिस्कस किए हैं कि इसी के अबाउट होगा, तो लिख लीजिए कि दिस लूप, करंट कैरिंग लूप विल रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू बी।
एज वेल एज एम, दोनों लिख लो ना, क्योंकि जब परपेंडिकुलर टू बी कहता तो गड़बड़ है कि नहीं? केवल परपेंडिकुलर बी से काम चल जाएगा? यदि मैं बी के परपेंडिकुलर एक्सिस कहूंगा तो कितने एक्सिस मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट। दिखाएं कैसे? देखिए, बी परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, कितने परपेंडिकुलर हो जाएंगे? तो गड़बड़ हो रहा है। तो एज वेल एज क्या लिखना होगा? एम लिखो। सो दिस लूप विल रोटेट अबाउट, this loop will rotate about an axis passing through center of mass and perpendicular to magnetic field as well as magnetic moment, and perpendicular to magnetic field as well as magnetic moment. ब्रैकेट में लास्ट में लिख लो तो कंसिडरिंग loop is free to rotate, about any axis, या free to rotate, या ऐसे कह लें कि not hinged at any point, not bounded about any axis ना, मतलब not bounded about, ऐसे लिख लो, free to rotate about any axis, not bounded about any axis। क्यों इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है? क्योंकि यदि हम बाउंड कर देंगे तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं बाउंड कर देता हूँ, देखो इधर ये रहा सेंटर ऑफ मास, अब मैं यहाँ पे एक होल कर दूंगा, यहाँ पे होल कर दूंगा और कहूँगा ये रहा इसके अबाउट, ये लूप इसी के अबाउट घूम ही सकता है। अब बताओ अब क्या किया जाए? हाँ, इसके अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट घूमेगा? इसके अबाउट नहीं घूमेगा। तो ये जी जो बोला था वो क्या हुआ तब? मतलब इसके अबाउट नहीं घूमेगा ये बोल रहे हो? और मैं कहूँगा कि दिस इज फ्री टू, मतलब दिस लूप इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ना, रोटेट कर सकता है लेकिन जा नहीं सकते यहाँ से, और इसके अबाउट घूम सकता है। अब मैं तो अब मैं कहूँगा कि नेट फोर्स ऑन दिस लूप इज जीरो। बात सही है? अब जीरो नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज नोटिस करो तो जरा, जो मैं मैकेनिक्स वाला आपको रिवाइज करवा देता हूं। जब कोई बोले ना कि लूप पर फोर्स बताइए तो आपको नेट बताना होता है। लूप पर नेट फोर्स बताइए तो नेट तो बताना ही होता है। रिजल्टेंट फोर्स बताइए तब तो नेट ही बताओगे। क्यों नेट बताओगे? क्योंकि नाम तो ले नहीं रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं कहूंगा कि लूप पर मैग्नेटिक फोर्स बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तब नेट थोड़ी बताओगे तुम। क्लियर हुआ क्या? जैसे मैं कहूं, इस पे एग्जांपल लेते हैं, कितना कितना खतरनाक है, मतलब आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूछा कुछ और होता है, आंसर कुछ और मार के चले आते हैं सब। मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स बताओ, चाहे मैग्नेटिक फोर्स बताओ लूप पर, तो आंसर जानते हो क्या है? जीरो है। लेकिन मैं कहूँगा कि लूप पर फोर्स बताओ या नेट फोर्स बताओ, जीरो नहीं है। जानते हो क्यों? हिंज भी लगा रहा है। हिंज भी लगा रहा है। कैसे मालूम चला कि हिंज भी लगा रहा है? क्योंकि मजबूर कर दिया आप इसको यार इसके अबाउट रोटेट करने के लिए। अब नहीं किए तो बेचारा इसके अबाउट रोटेट करता, वो तो इसके अबाउट मजबूरी में अब बेचारा रोटेट करने जा रहा है। ऐसे पूरा इकट्ठा होके इसके अबाउट घूमना है इसको।
क्यों लगेगा? इसलिए क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास क्या होने जा रहा है? एक्सेलरेट करने जा रहा है। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करने जा रहा है, ये रीजन है। और आपको पता है हिंज के द्वारा फोर्स बता भी सकता हूं। जानते हो क्या करूंगा? पहले मैं निकालूंगा टाउ बराबर आई अल्फा से निकालूंगा अल्फा, फिर निकालूंगा यहां से डी दूरी दिया होगा तो निकालूंगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कहूंगा अल्फा इंटू डी, अल्फा आर, तो मिलेगा 80, तो वो मिलेगा एसीएम, तो मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा फोर्स। फिर कहूंगा मैग्नेटिक वाला तो 0 है, तो कह दूंगा हिंज वाला वही है एम इंटू एसीएम। पता है 18 साल में पहली बार ये सब पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं डरा हुआ हूँ कि जो मेरा वीडियो देखेगा वो डर न जाए कि फालतू पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना जरूरत नहीं है। चलो छोड़ देते हैं ना, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा था कि किस तरह से मैकेनिक्स ऐड हो सकता है वो समझने वाली बात है। तो यदि फ्री है ना, यदि फ्री है तो किसके अबाउट? फ्री है तो किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज। अच्छा, ये दोनों से एज वेल एज क्यों बोल रहा था मैं? एक्सप्रेशन से यहां से बोल रहा था मैं। आपको पता है जो टॉर्क होता है ना, एक्सेलरेशन उसी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना उसी के अलोंग होता है। जब कोई चीज ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है, तो घूमना ऐसे होता है, उसका प्लेन ऑफ रोटेशन ऐसे होता है ना, जो ऐसे ये इस तरह घूमना होता है, एक्सिस ऐसे हो जाता है, इसलिए दिक्कत है ऐसे ना। तो ये जो टॉर्क है ना वो दोनों के परपेंडिकुलर है, और टॉर्क किसके अलोंग माना जाता है? एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग? तो एक्सिस के अलोंग, तो जो टॉर्क एक्सिस के अलोंग है उसी के अलोंग ओमेगा है, उसी के अलोंग अल्फा है, तो अब वो तो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा ही। सो टॉर्क तो वैसे भी आप कहना था कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एम एज वेल एज बी, तो हमेशा होना था। पर दिक्कत किस बात की थी? इसके लिए आप कितने एक्सिस चूज कर सकते थे? इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए बी इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर कितने एक्सिस होंगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट थोड़ी है ये, वो एक्सिस चूज करना होगा कहां से पास करे? सेंटर ऑफ मास से पास करे, उसके अबाउट रोटेट करेगा ये। क्लियर हुआ? तो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी नहीं जानता था, ये पढ़ाते हुए मैं रियलाइज किया। किताबों में सब लिखे भी नहीं है, खासकर फ्री रोटेशन के नाम पे कि सेंटर ऑफ मास और एक्सिस किसके अबाउट। शायद ये रीजन होगा कि टॉर्क की बात है, रोटेट तो कर ही रहा है, तो क्यों बात करें उस पर। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब हिंज कर दूंगा तो ढेर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो हमको तो लग रहा है कि कैलकुलेट करना, सब स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से क्या लिखे हम लोग यार? नहीं वो नहीं। अच्छा, वो कैलकुलेशन हो रहा ना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जल्दी से करो तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। पहले ये वाला देखो तो, मान लो ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मास m है ना। तो जल्दी से इसका फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। डिस्टेंस है r, मान लो चार्ज E है ही, और ये V है ना। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। रेडियस r है, स्पीड v है।
इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बी की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। चलो बताओ टाइम पीरियड कितना है, कितने देर में रोटेट कर रहा है ये, दिस टाइम पीरियड ना, टाइम ऑफ रोटेशन ना, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, टू पाई आर बाई वी सही है। करंट कितना बोलेंगे हम लोग, हालांकि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा तो ऑब्वियसली करंट हम लोग ऐसे बोलेंगे, राइट सही है। हाँ करंट कितना होता है पता है, चार्ज जितने देर में क्रॉस करता है टाइम टी ना, ऐसे। तो इसकी जगह क्या लिखूं, ई, ऐसी जगह क्या लिखूं, तो ये बहुत अपने आप में पॉपुलर है, जो बहुत सारी जगह यूज कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज करंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जब अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये बात करेंगे कि इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सब बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल करंट ये है, और रही बात मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट आई ए होता है, तो आई की वैल्यू है ई वी बाई 2 पाई आर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, कितना हो गया ये ई वी आर बाई 2 ना, सही है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है ये। जल्दी से एंगुलर मोमेंटम बताओ तो, एंगुलर मोमेंटम एमवीडी होता है, हाँ एमवीडी। तो यहाँ पे एम और वी है और डी की जगह आर है, सही है। रेशियो देखो तो, रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ई वी आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी आर, कितना हो गया ये ई बाई 2m। इसे हम लोग Q बाई 2m भी कहते हैं। आपको पता है यदि चार्ज Q होता ना तो Q बाई 2m। आपको पता है इसका यूज करके हम लोग इतनी सारी चीजें छोटे छोटे में पा सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सीधा आंसर फटाक से यही लिख के सीधा आंसर आ जाएगा, ये वाला Q बाई 2m। तो इतने बार आ चुका है। अच्छा हाँ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करे तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर माना जाएगा, अंदर माना जाएगा, अंदर। आपको ये भी बता दूं कि ये इतना पॉपुलर है ना, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में तो पूरा भरा हुआ है, और खासकर मॉडर्न में तो और ज्यादा यूज किया जाता है इसको। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में, फिर मैं भूल जाता था, हमको ये याद था कि Q और 2m है, अब हमको याद ही नहीं रहता है कि Q बाई 2m है कि 2m बाई Q है, यही हमको याद नहीं रहता था। आप लोग कैसे याद रखते हैं, याद रहता है। कदे कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो तो, अच्छा ये याद किया कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q बाई 2m, यदि उल्टा कहेगा तो उल्टा कर लेंगे ऐसे। मैं बताता हूँ कैसे याद किया था। मैं कहता कि मैग्नेटिक मोमेंट में ही चार्ज रहेगा, एंगुलर मोमेंटम में चार्ज थोड़ी रहता है यार। तो हमें ये तो याद था कि Q और 2m होता है, ये अब ये याद नहीं, ये कैंसिल नहीं होता था कि 2 ऊपर है कि नीचे है, 2 Q के साथ है कि m के साथ है, ये तो नहीं। हमें ये याद था कि Q और 2m होता है। तो मैं ऐसे याद किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट में ही Q होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम तो मास होता है, तो ऐसे में याद किया था। सो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम कहेंगे तो मैं कहूंगा Q बाई 2m, एंगुलर मोमेंटम ऊपर कर लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे कर लेंगे, तो 2m बाई Q कह लूंगा मैं। तो एक तो ये पॉइंट है। अब रही बात ये रेशियो के बाद, जल्दी से ये डिस्क वाला करो तो, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, ये सब जल्दी जल्दी फटाफट करो तो जरा। यदि मैं ओमेगा से घुमाऊं इसको, रिंग है,
रेडियस r है, q है, ओमेगा से घुमाऊं मैं, आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, रेडियस r है। सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। रेडियस r है और सॉलिड स्फीयर है। हॉलो स्फीयर भी बात हो सकती है, रॉड भी मैं बात कर सकता हूं। आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ना, आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो ये चार्ज जब घूम रहे होंगे तो करंट एसोसिएट तो करेंगे ही ना, तो करंट एसोसिएट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसका निकाले थे। आपको पता है एक एक लाइन में सीधा फटाफट आंसर आएगा, क्या करोगे तो मालूम है, वो रेशियो वाले से, रेशियो वाले तो जानते ही हम लोग, तो जब रेशियो वाला जानते हैं तो उसी में रख लें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन माना कि रेशियो वाला नहीं जानते हैं, यदि हम लोग मान ले कि रेशियो वाला हमें नहीं मालूम, वो फंडामेंटल के लिए मतलब आपको करने आना चाहिए कोई चीज, तो ये वाला तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा, ये तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह ही लिखना होगा, नहीं आप लोग नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरह होगा ये वाला, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं करना होगा आपको। क्यों क्यों दिक्कत है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन वाले की तरह जो कैलकुलेट किया था वैसा है, ये नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ना छोटे छोटे सब आर रेडियस में ही घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज रख लेंगे, कुल सही हो जाएगा, एक एक चीज सही हो जाएगा, करंट सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सही होगा मालूम है? क्योंकि सबका रेडियस आर नहीं है। करो तो चलो कम से एक ठो कर लो ताकि बाकी सब कैलकुलेट करके लेके आना घर से। इसके लिए सारा एक्सप्रेशन जानते हो, टाइम पीरियड क्या लिखोगे बताओ इसका जल्दी से, इसको लिखोगे 2 पाई बाई ओमेगा ना, या 2 पाई आर बाई वी, वहां भी 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते थे। फिर करंट क्या लिखोगे, करंट लिखोगे क्यू चार्ज क्रॉस करेगा और 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। अब फिर क्या करोगे, कहोगे मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई इंटू ए, तो कह दोगे आई है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई और ये है पाई आर स्क्वायर। देखो आंसर आ गया, देखिए तो कितना हो गया बताओ, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये तो सब वैसे ही रह गया, इसका जरा बताओ तो, इसका कर लिए। देखो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को आर रेडियस पे एक रिंग लेना होगा। क्यों हम लोगों को रिंग लेना पड़ रहा है बताओ, क्या रीजन है? क्योंकि दो सेंस गड़बड़ा रहा है, एक तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सेंस नहीं आ रहा है हम लोगों का, दूसरा करेंट का भी एक सेंस आना चाहिए, कोई क्रॉस सेक्शन का जिसका वैल्यू हो, दोनों गड़बड़ा रहा है ना। आई ये करना है तो हर एक लाइन इस तरह का रिंग करंट एसोसिएट करते हुए मैग्नेटिक मोमेंट भी एसोसिएट कर रहा है। तो फिर से आपको नहीं लग रहा है कि यही वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसे करना होगा। देखो डिस्क के लिए, ये देखो कैसे कर रहा हूं मैं, डिस्क के लिए ये डिस्क रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर रॉड, तो मैं क्या कहूंगा ऐसे देखो डीएम रिंग। अच्छा ये बताओ कि वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, ये क्या वेक्टर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं?
सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है, ये रीजन है। अच्छा हाँ, तो बताओ ये वाला फिर यूज करूं, देखो कैसे कैसे। अच्छा ये देख तो थोड़ा नोटिस करो तो किस तरीके से रिंग वाले को यहां फिर यहां वाले को ऐसे आदमी ऐड करता है, मतलब बल्कि वहां से देखो ना, पॉइंट चार्ज से यहां, यहां से यहां और यहां से फिर यहां पे आ जाएंगे। हॉलो स्फीयर भी दे सकता था, ऐसे हॉलो स्फीयर दे देता तो और ज्यादा वो और ज्यादा थोड़ा आसान होता, बल्कि हॉलो स्फीयर वाला क्वेश्चन ले भी सकते ना, हॉलो स्फीयर ही मान ले तो हॉल। अच्छा यदि हॉलो स्फीयर नहीं करते तो कौन सा वाले से करते हैं हम लोग, डिस्क से करते। इसको काट देते तो कितने डिस्क बनते, इनफाइनाइट। कितने रेडियस से शुरू होता डिस्क, 0, और कितने रेडियस मैक्सिमम होता, और फिर घट के कितना हो जाता, तब तो ये वाला यूज करते। लेकिन यदि हॉलो स्फीयर वाला यूज कर लेते हम लोग, हॉलो स्फीयर वाला यूज कर लेते हम लोग, तो तब वाला थोड़ा आसान हो जाता है, ये वाला कठिन हो जाएगा। तो चार्ज से रिंग, रिंग से डिस्क, डिस्क से सॉलिड स्फीयर। तो ये देखो कैसे लिख रहा हूं, ये देखो ओमेगा तो सबके लिए सेम है, सो ये देखो डी क्यू रिंग लिख रहा हूं, देखो नोटिस करो तो रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन इसका रेडियस स्मॉल आर लिया हूं, देखो। फिर मैं क्या किया हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं, बताओ डी क्यू रिंग क्या लिखूं, बताओ व्हाट इज डी क्यू रिंग, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू इंटरेस्टेड एरिया, सही है। हमेशा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू इंटरेस्टेड एरिया। ये इंटरेस्टेड एरिया कितना है, इसको खोल दोगे तो कितना लंबा होगा ये, 2 पाई आर, और कितना थिकनेस होगा, डी आर, रेक्टेंगल बनेगा इसे, इनटू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फ्रॉम वेयर टू वेयर। कितना आएगा इसको कैलकुलेट करोगे तो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट कर लोगे इसको, बताओ कितना आ रहा है, बाई 4 हो रहा है, ये आ रहा है क्या, देखो तो ये आ रहा है, ठीक है। अगले क्लास में तुम लोग हॉलो स्फीयर का कैलकुलेट करोगे, सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेट करोगे, और तुम अपने से खुद से ही चेक करोगे कि सही है कि नहीं, क्या करके, वो रेशियो वाले से। नीचे वाला तो लिख ही लोगे, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई ओमेगा, आई जानते ही होगे, तो लिखने से तो मैग्नेटिक मोमेंट वैसे भी आ जाना था, है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको याद दिला दूं ताकि आगे से याद रखना, ये भी बताओ, जो मैं करता ना कि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, यदि हम लोग इस चार्ज को किनारे किनारे कर देते और पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चाहे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता पर चार्ज नहीं होता, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता मास नहीं होता, वो जो फार्मूला है ना गलत हो जाएगा। इसी को बोल रहा था कि किताब में लिखे नहीं है, पढ़ाते नहीं है सब, ये वाला दिक्कत है। तो वो वाला कब सही होगा, कब हमेशा ट्रू होगा मालूम है, जिस पैटर्न में, जिस तरीके से, जिस वेरिएशन के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसी तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूट हो, मास, तब वही वैल्यू आएगी जो आई है। तो फिलहाल मास को कैसा माना गया है, यूनिफॉर्म, तो चार्ज को क्या माना गया है, यूनिफॉर्म, तब तो वो आएगा। तो अपने से हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का और इन सब का अपने से चेक भी कर लेना,
और फंडामेंटली अलग से इंटीग्रेट करके कैलकुलेट भी कर लेना। चलिए ओके, थैंक यू।